फ्रेंड्स, श्याम हिस्ट्री क्लासेज पर आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आज हमारा जो टॉपिक है वो आहार संस्कृति, जौरवे संस्कृति आदि को लेकर के है। इससे पिछली क्लास में हमने ताम्र पाषाणिक काल के बारे में या ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपना अध्ययन इससे आगे चालू करते हैं और हमारी जो पहली संस्कृति है वो है आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति आहड़ संस्कृति जो है ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में। आहड़ संस्कृति की बात करें तो किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो नदी है आयड़, और आयड़ नदी को ही बेड़च नदी भी कहते हैं। तो ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। यदि इसकी खोज की बात करें तो आहड़ संस्कृति की खोज 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। यदि इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन HD साकलिया और RC या रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। RC अग्रवाल। यदि इस संस्कृति के उपनामों की बात करें तो इसके काफ़ी उपनाम हैं। पहला है धूलकोट। और धूलकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी का टीला है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धूलकोट। इसका दूसरा उपनाम है आघाटपुर या आघाट दुर्ग। आघाटपुर या आघाट दुर्ग। इसका तीसरा उपनाम है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तांबे के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। ढेर मिलने के कारण, तांबे के बड़े बड़े ढेर मिलने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। चौथा इसका उपनाम है बनास की सभ्यता। हालांकि बनास नदी के किनारे नहीं है, लेकिन यह बनास की सभ्यता भी कही जाती है, क्योंकि आयड़ या बेड़च नदी आगे जाकर बनास नदी में मिल जाती है, इसीलिए। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार हम उसका रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति उदयपुर राजस्थान में स्थित है और सभी संस्कृतियाँ किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि
सभी संस्कृतियाँ किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं, तो लगभग सभी संस्कृतियों में नदी का नाम पूछा जाएगा। तो आहड़ संस्कृति जो है वो आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। और आहड़ जो संस्कृति है इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। इसका उत्खनन HD सांकलिया और RC अग्रवाल ने किया है। यदि बात करें इस सभ्यता के उपनामों की, तो इसके उपनामों में सबसे पहला है धूलकोट। दरअसल मिट्टी का टीला होने के कारण ही इसे धूलकोट कहा जाता है। दूसरा आघाटपुर, क्योंकि इस स्थान को आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहते थे, इसी कारण इसका नाम आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी रखा गया है। तांबे के बड़े बड़े ढेर मिलने के कारण ही इस संस्कृति को ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। और आयड़ या बेड़च नदी बनास की सहायक नदी होने के कारण इसे बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि आहड़ संस्कृति से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्री की। तो बात करें यहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्री की, तो प्राप्त होने वाली सामग्री, यहाँ से जो जो सामग्री प्राप्त हुई है उनकी बात करते हैं। नंबर 1 कि यहाँ से हमें मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, क्या बोल सकते हैं, मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, अब इनका उपयोग जो था वो अनाज भंडारण के लिए किया गया, अनाज भंडार के रूप में। अब इनको हम क्या बोलेंगे, कोट या गोरे। तो हमें ये मिले हैं कोट या गोरे, जिन्हें क्या कहते हैं, मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनमें अनाज भंडार किया जाता था, अनाज को इकट्ठा किया जाता था, तो उन्हें कोट या गोरे कहते हैं। तो एक तो ये मिले हैं। दूसरे हमें यहाँ से तांबे के ढेर मिले हैं, हमें यहाँ से पूजा पात्र मिले हैं, हमें यहाँ से बाँट मिले हैं, हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा मिली हैं, जिन पर अपोलो देवता की आकृति है। तो हमें यहाँ से ये भी मिले हैं 6 यूनानी मुद्रा। हमें यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। हमें यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। रंगाई छपाई उद्योग के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही कई चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, और ये चूल्हे किस चीज़ को दर्शाते हैं, संयुक्त परिवार को। संयुक्त परिवार के भी हमें यहाँ से क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन सी सामग्रियाँ देख ली हैं। यदि हम बात करें यहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्रियों में, तो सबसे पहले मृदभांड या मिट्टी के बर्तन जिनमें अनाज को इकट्ठा किया जाता था, जिन्हें कोट या गोरे कहा जाता था।
दूसरे हमने कहा कि यहाँ से तांबे के ढेर मिले हैं, बांट मिले हैं, पूजा पात्र मिले हैं, तावा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ से हमें 6 यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं और इन मुद्राओं पर अपोलो देवता की आकृति है, अर्थात अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है। हमें यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं और ये जो कुल्हाड़ियाँ थीं कितनी हैं, तो दो दो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से रंगाई छपाई उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं, कई चूल्हों के भी प्रमाण मिले हैं और ये कई चूल्हे होने से हमें पता चलता है कि यहाँ संयुक्त परिवार भी रहा होगा। इसके साथ ही हमें यहाँ से लाल व काले मृदभांड भी मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लाल व काले मृदभांड भी मिले हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ से जो मकानों की नींव है, नींव, इसमें हमें पत्थर मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर। पत्थर मिले हैं। क्योंकि इसकी नींव में किसका इस्तेमाल हुआ है? पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी हमने जो संस्कृति पढ़ी, ये संस्कृति थी आयड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, जो कि आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें ये जोरवे संस्कृति के जो प्रमाण मिले हैं वो निम्न स्थानों से मिले हैं, जिनमें जोरवे की बात करें तो जोरवे से हमें पहला उत्खनन जोरवे जोरवे में किया गया। इसी कारण से इसे जोरवे संस्कृति कहा गया। यदि इसके अन्य स्थानों की बात करें तो इनाम गांव, चंदौली, तैमाबाद, नेवासा, धूलिया, सोनगांव, ये स्थान भी प्रमुख हैं। इन स्थानों से भी हमें जोरवे संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो पहला उत्खनन जहाँ जोरवे में किया गया, इसीलिए इस संस्कृति का नाम क्या रख दिया? जोरवे संस्कृति। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्रियों के बारे में। तो जोरवे संस्कृति में जो प्राप्त सामग्री है इसकी बात करें उससे पहले कुछ, तो यहाँ से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे व्यापक उत्खनन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि सबसे पहले इनाम गांव जो है,
इनाम गांव से हमें ताम्र पाषाणिक मानवीय जीवन की सर्वाधिक जानकारियाँ मिली हैं। यदि यहाँ की बात करें आगे दैमावाद की, तो दैमावाद जो है इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें गणेश पूजा, बेर की जली हुई गुठलियाँ, ये सामग्रियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से तांबे की 4 आकृति मिली हैं, 4 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो जिनमें कौन कौन सी हैं एक बार उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 पे है रथ चलाता मनुष्य, रथ को चलाते हुए मनुष्य की है। नंबर 2 सांड की है, सांड की आकृति मिली है। नंबर 3 हाथी की आकृति है। नंबर 4 गेंडा की आकृति है। ये 4 आकृतियाँ हमें तांबे की यहाँ से मिली हैं। अंतिम बात कि यहाँ से नेवासा जो है, नेवासा से हमें पटसन मिला है। ये हमारी जोरवे संस्कृति है। एक बार देखते हैं जोरवे संस्कृति को। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में स्थित है। पहला उत्खनन जोरवे में किया जाने के कारण इस संस्कृति को जोरवे संस्कृति नाम दिया गया। इसके अन्य स्थलों में इनाम गांव, चंदौली, दैमाबाद, नेवासा, धूलिया और सोनगाम हैं। जोरवे संस्कृति से प्राप्त होने वाली सामग्री की बात करें तो उससे पहले हमें यह जानना होता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत उत्खनन जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक मानवीय जीवन को दर्शाने वाली सबसे अधिक जानकारियाँ इनाम गांव से मिलती हैं। तो जोरवे संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध स्थान है इनाम गांव। दैमाबाद की बात करें तो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गणेश पूजा, बेर की जली हुई गुठलियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे की आकृति भी प्राप्त हुई हैं। रथ चलाता हुआ मनुष्य, और तांबे की आकृतियों में 4 में से एक तो है रथ चलाता हुआ मनुष्य, दूसरा है सांड की आकृति, तीसरा है हाथी की आकृति और चौथा है गेंडा की आकृति। तांबे की जो 4 मिली हैं, रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड की आकृति, हाथी की आकृति, गेंडा की आकृति और नेवासा से हमें पटसन मिला है। ठीक है।
यदि आगे हम बात करें प्रभात संस्कृति की, तो प्रभात संस्कृति जैसा कि हमने बताया कि ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। आगे हम कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, तो इस काली सिंध नदी पर हमें कायथा स्थल मिला है, कायथा स्थल मिला है। तो यहाँ स्थित है ये काली सिंध नदी पर, और काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। यहाँ से अगर हम बात करें कायथा संस्कृति की विशेषताओं की या इससे प्राप्त होने वाली सामग्री की, तो यहाँ से हमें कंघीदार बर्तन मिले हैं। कंघीदार बर्तन, इसको या फिर अपन बोल सकते हैं कि बर्तनों पर लहर वाली रेखाएं मिली हैं। ठीक है। दूसरा, सांचों में ढालकर तांबे की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई। यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ बनाई, जो कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, तकनीकी विकास के बारे में, तकनीकी विकास को दिखाता है। तो कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी की जो सहायक नदी है काली सिंध, वहाँ पर यह सभ्यता स्थित है, वहाँ पर यह सभ्यता स्थित है। कायथा संस्कृति में हमें कंघी घाट बर्तन और अथवा बर्तनों पर लहरदार रेखाएं मिली हैं। यहाँ से ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि सांचों में डालकर तांबे की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थीं, जो कि टेक्नोलॉजी के विकास को, तकनीकी विकास को दर्शाता है। आगे यदि हम बात करें तो आगे केवल हमें इस प्रकार जानना है कि जैसे रंगपुर संस्कृति है, तो ये रंगपुर संस्कृति कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात प्लस महाराष्ट्र में। यहाँ से हमें चमकदार लाल बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसी कारण चमकदार लाल बर्तनों की संस्कृति कहा जाता है रंगपुर को। तो रंगपुर संस्कृति का दूसरा उपनाम क्या हो जाएगा? चमकदार लाल बर्तनों की संस्कृति। ठीक है। उसके बाद एक और है सेवल्दा, सेवल्दा संस्कृति। ये भी ताप्ती नदी के किनारे विकसित हुई गुजरात में, और ताप्ती नदी से लेकर ये कहाँ तक थी? तो ये गोदावरी नदी तक थी, तट तक। ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें। यदि आपको इतिहास विषय से संबंधित किसी टॉपिक पर वीडियो चाहें तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।